जैसे ही सूर्यकांत बैंक में अफसर बन गया, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। पहले उसकी शादी सुंदर और सुशील पूर्णिमा से हो गई और शादी के 1.5 साल के भीतर ही घर में नया मेहमान भी आ गया। लेकिन सूर्यकांत की ये खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। उसका ट्रांसफ़र एक बीहड़ गांव में हो गया और बहुत खोजने पे भी जब कोई रहने लायक घर नहीं मिला तो मजबूरी में एक बंद पड़े घर में वो बीवी बच्चों को लेके रहने चला गया। अब सुनिए आगे। ये है रहस्य रेडियो बाय ऑडिग्मा, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, रहस्य और थ्रिल। यहाँ आप सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपका दिल दहला देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रहा है रहस्य रेडियो। This audio story is the original work of Audigma. Copying, reproduction, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited. Any infringement will result in legal action under Section 51 and 53 of the Indian Copyright Act. अरे बेटिया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो कोई राहत ना है। पूर्णिमा को लगा पहली बार कोई उसकी भाषा बोल रही है। अरे बुआ, सहकारी बैंक के अफसर हैं हमारे पति। यहाँ घर किराए पर लिया है उन्होंने, दूसरा घर ही नहीं मिला। बीवी बच्चा को लेकर ये घर के अलावा और दूसरा जगह ना मिला? क्यों बुआ, ऐसा काहे कह रही हो? शंका से भरकर पूर्णिमा ने पूछा। कुछ कहते कहते बुढ़िया संभल गई, बोली, नहीं, काफी दिन ये घर खाली पड़ा है ना। घर के सभी लोग ताला बंद कही के चले गए, बहुत दिन हुए। हाँ, ये बात तो सही कही हो कि लेने लायक और कोई घर भी कहाँ है गाँव में। भीतर आ जाओ बुआ, पूर्णिमा ने दिल से आग्रह किया। बुआ ना कहो, बुआ दाई भले ही कह लो। हम शहर के सदर अस्पताल में दाई का काम करत रहे। यहाँ के 4-5 अगल बगल के गांव में एक हम ही है, पेट वाली औरतन के बच्चा पैदा करे वाली। गेट खोलकर अंदर आते आते एक सांस में उसने कहा, आप सदर अस्पताल में दाई रही हो, तभी ना आपकी बोली हमारे से मेल खाती है। यहाँ की बोली तो हमारे समझ के बाहर है। अरे लड़कवा तो तुम्हार बहुत न्यारा है। हाँ, ये ठीक की हो, ई का काजल और काला टीका लगाए रखी हो, नहीं तो नजर बहुत जल्दी लग जात है। अरे बुआ दाई, तुम रहती कहाँ हो, ये तो ना बताया। अरे ई जो आम की बगिया देख रही हो, बस ई का पार कई के हमार लोगन की बस्ती है। हम कई घर कुर्मी वहीं आसपास रहत है। कुर्मी है तो का बाबा, बच्चा जने वक्त तो हम ही सबन के याद आवत है ना। देखो बुआ दाई, घर पर बड़े बुजुर्ग तो ना है जो यह सब माने। तुम्हारे तरफ मेरे साथ हाथ बटाने, बोलने बतियाने के लिए कोई मिल जाएगी क्या? बड़े अरमान से पूर्णिमा ने पूछा। अरे तुम तो अफसर साहब की परिवार हो, तुम कौनो चिंता ना करो बहुरिया। हम खुद ही कल से आ जाइबे। घर झाड़ू बुहार करेगा, बच्चा को तेल मलेगा, जोन जोन काम हो सकत सब हम कर देबे। लेकिन बहुरिया 12 बजे आइबे और 4 बजे उजाला रहते रहते चली जाइबे। घर जाई के वहाँ भी तो काम करे के पड़े थे ना। फिर एकदम हड़बड़ा कर बोली, अरे 4 तो कब का बज गवा, सूरज ढले वाला है। हम चले बहुरिया। कहाँ लाई जाइबे, चिंता ना करो, तुम भी बचवा को लेकर अंदर जाओ। और कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर अपनी झोला नुमा गठरी सर पर रखकर सरपट भागी। पूर्णिमा को इतने दिनों में किसी से ढेर सारी बातें करके इतनी तसल्ली हुई कि कुछ देर उसे जाते देखती रही। फिर सोची, चलो, जो काम ये ना कर पाए मैंने यही बैठकर कर दिया, आखिर कोई तो मिली। फिर सोते रघु को उठाकर अंदर चली गई। सूर्यकांत के घर लौटते ही पूर्णिमा ने उत्साहित होकर सारा हाल सुनाया।
जानती नहीं पहचानती नहीं किसी को भी अंदर बुला लिया। सब भरोसे के लायक नहीं होते। कल लौटकर आए तभी सही जानो। भोला साग सब्जी से भरा झोला पहुंचाने साहब के साथ आया हुआ था। झोला रखकर जाते जाते उसने भी सारी बातें सुनी। फौरन बोला, अरे साहब जी चिंता ना करो, दाई अम्मा बड़ी नेक दिल औरत है, दूसरे के मदद को हरदम तैयार रहती है। दूसरे दिन पूर्णिमा ने खाना वाना बनाकर पति को ऑफिस भेजकर बेसब्री से बुआ दाई का इंतजार करने लगी। 12 क्या 11:30 बजे ही वो आ गई। फिर तो कोई काम पूर्णिमा को करने ही ना दे। तुम बचवा को लेकर बैठो बहुरिया, हम सब देख लेबे। पूर्णिमा निश्चित हुई कि अब रघु के लिए उसे ज्यादा वक्त मिल जाएगा। बुआ दाई के तेल मालिश कर देने के बाद पूर्णिमा ने रघु को नहला धुलाकर खाना खिलाकर बाहर खटिया पर सुला दिया। फिर थोड़ी देर में अपना और बुआ दाई के लिए खाना निकालकर बाहर आंगन में आ गई। फिर दोनों बातें बतियाते हुए एक दूसरे का हालचाल लेते हुए खाना खाए। पूर्णिमा अब काफी निश्चिंत थी। बस बुआ दाई बोलती कुछ ज्यादा है, ना जाने कैसे कैसे और कहाँ के किस्से बड़बड़ाती रहती हैं। फिर भी बहुत सहारा है। पूर्णिमा ने एक शाम पति से कहा। छुट्टी के दिन बुआ दाई को सूर्यकांत ने भी देखा था। उसे वो ठीक लगी थी। पूर्णिमा से बोला, जो बात तुम्हारे मतलब का ना हो उसे अंत ना कर देना बस। और ना हो तो ऑफिस से मैं जब आ जाऊं तो किस्से कहानियां मुझे भी सुना दिया करो। हंसते हुए सूर्यकांत ने कहा। 4 दिन बीते नहीं, बातों ही बातों में बुआ दाई ने इस घर की पूरी कहानी पूर्णिमा को कह सुनाई। अरे बहुरिया कहा बतावे, 4 गांव में ऐसा बदमाश कोई ना था जैसा इस घर का मालिक अम्बा बूढ़ा था। साक्षात शैतान, उसकी लंबी नाक और डरावनी नजरें, बाप रे किसी चालाक गिद्ध से कम ना लगता था। इधर से आज जात वाले कोई भी उससे उलझकर आफत नहीं मोल लेना चाहते थे। मुंह खोलता था तो गंदी गंदी गाली ही निकलती थी। अपनी औरत को तो इतना सताया कि मर के ही चैन मिला बेचारी को। अपन दोनों लड़कवा और बहुवन के भी नाक में दम कर रखा था। सबकी जिंदगी नरक बनाए हुए था। छोटी बहुरिया तो एक बार जहर ही खा ली थी। वो तो जानो बखत रहते उसके आदमी ने हमें बुला भेजा तो हमई ने गले में अंदर तक अंगुरी डाल के उल्टी करा के जैसे तैसे जान बचाई होगा। बाप रे, फिर का इस बात को महीना बीता नहीं कि हम्बा बूढ़ा अचानक गायब हुई गवा। पूरे 4 दिन बाद इसी कुआं में उसकी लाश तैरती हुई मिली। पुलिस आकर लाश निकाले। कहा बताएं, फूल कर सड़े लगा था। ये खबर आग जैसन तेजी में फैली। 4 गांव के लोगन आई के भीड़ पर भीड़ जमाए। सबई ने कहा अच्छा हुआ हम्बा बूढ़ा मरा। घर वालों ने एक आंसू न बहाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले उस सड़े लाश को शमशान पहुंचाए। क्रियाक्रम सब किए, पर घर के लोग हम्बा बूढ़ा के याद को लेकर यहाँ रुकने को राजी ना थे। तभी छुटका लड़कों की शहर में नौकरी लग गई तो सारा का सारा परिवार घर बंद कई के यहाँ से शहर जाके बसी गवा। 1-2 बार तो आए रहे, पर इधर काफी दिनों से कोई दिखे ना है। अचानक पूर्णिमा पर नजर पड़ी। उसकी आंखों में डर और घबराहट को पढ़कर जल्दी से बोली, जानत हो बहुरिया, क्रियाक्रम बहुत विधि विधान से किए रहे। 4 गांव पंडितन का भोजन कराए, दान दक्षिणा दिए, पूरे गांव वालों को बढ़िया दावत कराए रहे। हम्बा बूढ़ा जैसा शैतान मरा था तो ये सब तो कर ही का था। ये सब बातें अब पुरान हो गई हैं। अब तो
चार गांव में कोई बच्चा ज्यादा रोवत है तो माँ कहती है चुप होई जा, नहीं तो हम बाबूड़ा आई जाइवे, और बच्चा फौरन चुप हो जाते हैं। हंसी में बात को हल्का करते हुए बुआ दाई ने अपनी बात खत्म की और ठीक 4 बजे गुड़ वाली चाय पीकर चल दी। घबराई पूर्णिमा शाम को सूर्यकांत के आते ही पूरी कहानी कह सुनाई। थोड़ी बहुत उड़ती खबरें तो वह भी पहले ही सुन चुका था, पर उन्हें यहाँ रहते 2 महीने बीत चुके थे, पर कभी कोई बुरा एहसास भी नहीं हुआ। फिर इतने कम किराए पर ऐसा घर गांव भर में दूसरा मिलता भी कहाँ। दोनों ने अपने मन को समझाया, हम्बा बुढ़ा से हमारा क्या लेना देना, जिनके लिए भी बुरा था वो मर चुका है ना। समय बीता, बात आई गई हो गई। अब तो कभी अगर रघु ज्यादा रोता था या लगातार जिद करता तो पूर्णिमा भी कह देती, रघु चुप हो जा, नहीं तो हम्बा बूढ़ा आ जाएगा। सुनते ही रघु सहम कर चुप हो जाता। यो दिन बीते, मौसम बदला। बरसात बस शुरू होने ही वाला था। छुटपुट आंधी पानी जब तब हो जाया करता था। ऐसे में बिजली बत्ती गुल ही समझो। एक दिन बादल गहराते देख बुआ दाई 3:30 बजे चली गई। पूर्णिमा भी जल्दी जल्दी आंगन में फैले कपड़े समेटने लगी। कपड़े समेटते हुए वह कुएं के पास पहुंची। एकदम से उसमें उत्सुकता जगी और कुएं पर ढका जंग खाया टीन के चादर के ऊपर रख के बड़े पत्थर को हटाकर चादर खिसकाकर अंदर झांका। सोचने लगी, हे भगवान, ऐसे कोई कुएं में गिर जाता है। अचानक उसे हल्का धक्का सा लगा, जैसे कोई उसे कुएं में धकेल रहा हो। पूर्णिमा एकदम से चौंक कर पीछे हटी। तेज आंधी चलने लगी थी। ओ अच्छा, तेज हवा की वजह से उसे धक्का सा महसूस हुआ। तेज हवा से आसमान के बादल और पूर्णिमा के मन की शंका दोनों छट गए। रघु को पहले ही अंदर सुला आई थी। जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर रघु के पास खुद भी लेट गई। बरसात में गांव की सड़कों का बुरा हाल था। कपड़े सुखाना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से 2 दिन में बुआ दाई भी तबीयत खराब होने से नहीं आ रही थी। रघु को भी कल रात से बुखार हो रखा था। सूर्यकांत ऑफिस पहुंचते ही जगत राम को भेजकर पास के गांव के दवाखाना से दवाइयाँ मंगवा लिया था। दोपहर को घर आकर खुद अपने हाथों से रघु को दवाई पिलाया। घंटा भर रुक कर बुखार थोड़ा उतरने पर निश्चिंत होकर ऑफिस चला गया। पूर्णिमा को तसल्ली दे गया था। अब देखना, बाबू जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। शाम को 5 बजते बजते आसमान में घिरे काले काले बादल यूं बरसने लगे कि अब मानो ये कभी न रुकेंगे। रघु ने फिर से रोना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूर्णिमा ने उसके माथे को छुआ। माथा फिर से तप रहा था। वह उसे गोदी में लेकर देर तक बैठी रही। फिर उठकर दूध गर्म कर उसे पिलाया और थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे रघु सोया तो धीरे से उसे लिटा कर रसोई में भागी, जल्दी से रोटी सब्जी बनाने के लिए। भारी मन से सोचती भी जा रही थी, उफ, कितनी भयानक रात है। ऊपर से पता नहीं ये भी आने में इतनी देर कर रहे हैं। किसी तरह से सब्जी बनाकर 2 रोटी सेक ही पाई थी कि रघु जगकर फिर से रोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोना तेज होने लगा। बस 4 रोटी और सेक ले, वह बराबर वहीं से आवाज़ देती हुई। रघु, बाबू चुप हो जा बेटा, बस मैं आ रही हूँ। उफ, अभी तक ये भी नहीं आ रहे, उसने झुंझलाते हुए सोचा। फिर उसने वहीं से आवाज़ लगाई, रघु बेटा चुप हो जा, नहीं तो हम्बा बूढ़ा आ जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि हम्बा बूढ़ा का नाम सुनकर रघु चुप हो ही जाएगा, पर आज तो वह रोता ही जा रहा था। पूर्णिमा ने रसोई से फिर आवाज़ लगाई,
अम्मा बूढ़ा आ जाएगा। मैं आ गया हूँ। पूर्णिमा ने कुछ सुना क्या? सूर्यकांत आ गए हैं क्या? रोटी बनाने की धुन में उसने फिर कहा, अम्मा बूढ़ा आ जाएगा, अम्मा बूढ़ा खा जाएगा। हाँ, मैं खा रहा हूँ। पूर्णिमा एकदम चौंकी। ये उसने क्या कहा? जैसे किसी ने उसके जबान पर ये शब्द रख दिए हो। पल भर के लिए पूर्णिमा मानो पत्थर बन गई। और ये उसने क्या सुना? मैं खा रहा हूँ। ये कैसी आवाज थी? किसकी आवाज थी? सुन्न पड़े शरीर को हिलाकर उसने कमरे की तरफ गर्दन घुमाई। कमरा अंधेरा था, मोमबत्ती बुझ चुकी थी। रघु भी अचानक एकदम शांत हो गया था। बस सन्नाटे में कमरे से अजीब सी कचर मचर की आवाजें आ रही थी। उसके शरीर में तेज करंट दौड़ गया। रोटी तवे पर ही छोड़कर लालटेन उठाकर बिजली जैसी तेजी से कमरे में दौड़ गई पूर्णिमा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने ये क्या देखा? गड्ढे में घुसी अंगारे जैसी आंखें, गिद्ध जैसी लंबी टेढ़ी नाक वाला एक गलगला सा शैतान और खूंखार बुड्ढे की धूमिल आकृति बंद दरवाजे से उसे काया होती दिखी। उसके मुंह से मानो खून टपक रहा था। पूर्णिमा के सुन्न पड़े शिथिल शरीर की भय और विस्मय से फैली आंखें रघु के तरफ घूमी। वहां रघु नहीं, उसका आधा नोचा खाया निर्जीव शरीर मात्र पड़ा था। आफत की रात थी। टिपिर टिपिर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में सूर्यकांत के साथ आया भूला गांव वालों को बुलाने दौड़ा। खबर पाते ही बुआदाई दौड़ती भागती आई, रोती चिल्लाती, कभी पूर्णिमा को होश में लाने की कोशिश करती तो कभी रघु के नन्हे शरीर को चादर से ओढ़ती लपेटती। सुबह तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों की सलाह से और उनकी मदद से आम और अमरूद के पेड़ के बीचों बीच गहरा गड्ढा खोदकर उसी में रघु को दफना दिया गया। सूर्यकांत ने अब तक एक शब्द ना कहे थे। अब बोला, भोला, हमें घर जाना है। आनन फानन में गाड़ी का इंतजाम किया गया। डबडबाई आंखों से रघु को सुलाए गए उस ऊंचे मिट्टी के ढेर को चुपचाप काफी देर तक निहारता रहा सूर्यकांत। फिर किसी तरह अपने शरीर को खींचता हुआ उन्मादिनी सी अर्ध अचेतन पूर्णिमा को ढकेलता जैसे तैसे गाड़ी में जा बैठा। भोला ने घर का क्या सामान रखा क्या नहीं रखा कुछ पता नहीं। धीरे धीरे गाड़ी सब कुछ पीछे आधा अधूरा छोड़कर बढ़ चली। उस मनहूस जगह को छोड़कर एक एक कर सब चले गए। बस बुआ दाई देर तक उस मिट्टी के ढेर को निहारती हुई आंचल से आंखें पोंछती रही। फिर उठकर एकदम से चल दी। दूसरे दिन सुबह कहीं से एक नन्हा सा रात की रानी का पौधा लाकर मिट्टी के ढेर के बीचों बीच रोक दी। कुछ देर बैठी, फिर एकदम से उठी और चल दी। वो रोज आती, कुछ देर बैठती, फिर एकदम से उठकर चल देती। मौसम के रंग में पौधा जम गया। हफ्ते भर में ही नए कल्ले फूटे और धीरे धीरे पौधा बढ़ चला। 15 दिन में आते जाते बयार की झोंकों से नन्हा पौधा छूने लगा। बुआ दाई रोज आती और बैठकर एकटक उस नन्ही से रात की रानी के पौधे को मानो पल पल बढ़ते देखती, फिर उठकर एकदम से चली जाती। रोज की तरह एक दिन वह आई, काफी देर बैठकर पौधे को निहारती रही बस, फिर उठकर चली गई और दोबारा कभी नहीं लौटी। उस गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में बुआ दाई फिर कभी न दिखी। इस घटना के घटित हुए सालों बीत चुके हैं। आज भी वह घर खाली पड़ा है। बस कभी कोई भटका मुसाफिर देर रात अगर उस सड़क पर से गुजरता तो दूर तक रात की रानी की तीखी खुशबू उसका पीछा करती
और साथ में एक बच्चे की रोने की आवाज।